हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं चित्रांगद और आज हम लोग टॉपर बैच की साइंस की अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो पिछली साइंस की कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं वहीं से आगे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था पदार्थ और पदार्थ के गुण और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं और इन तीनों अवस्थाओं मुख्यतः पदार्थ के अंदर कितनी अवस्थाएं पढ़ी? तीन। कौन कौन सी? ठोस, द्रव व गैस। और फिर हमने क्या पढ़ा, इन सारी अवस्थाओं का जो भी तीनों अवस्थाएं हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन, इन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अवस्था परिवर्तन। किस तरह से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम किसी एक धातु के टुकड़े को बहुत अधिक देर तक गर्म कर देते हैं तो वह धातु का टुकड़ा धीरे धीरे तरल में परिवर्तित होने लगता है। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है? अच्छा, चलिए, अगर आपने नहीं देखा है तो एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप लोगों ने सर्दी के दिनों में अपने घर में प्रयोग होने वाले गैस के सिलेंडर को देखा होगा कि जब सर्दी के दिनों में उस सिलेंडर को हिलाते हैं तो उसमें पानी के हिलने जैसे की आवाज़ आती है, जबकि उसमें तो हम लोग गैस भरवाते हैं तो उसमें पानी के हिलने की आवाज़ कैसे आ जाती है? आप लोगों ने क्या इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं। हो सकता है आपने सोचा भी हो। तो वहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन होती है। वहाँ पर उच्च दाब और निम्न ताप के कारण, क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो हमारा तापमान है वो बहुत कम हो जाता है और जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो वहाँ पर उच्च दाब और निम्न ताप में जो एक गैस है वो द्रव में परिवर्तित होने लगती है। तो वहाँ पर गैस का द्रव में एक प्रकार का अवस्था परिवर्तन ही है। ऐसे ही कुछ क्रियाओं को, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए आज के लेक्चर का पहली हेडिंग। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए गलन। गलन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग अर्थात गलन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी ठोस को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कबाड़ी हमारे घरों में, गांव में, शहरों में आते हैं और जो पुरानी बॉटल होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, उन्हें वो लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं, या और ऐसी बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें जो खरीदते हैं लोग, बदले में ले जाते हैं, खराब वस्तुओं को खरीद ले जाते हैं कबाड़ वाले। तो उन्हें क्या किया जाता है, उन सभी ठोस वस्तुओं को गर्म करके पुनः एक दूसरे आकार दे दिया जाता है। उसे गर्म करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है और उस द्रव को पुनः ठंडा करके एक नया आकार दे दिया जाता है, किसी नए वस्तु के सांचे में ढाल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। तो गलन के लिए आप परिभाषा लिख लीजिए। जब किसी
जब किसी पदार्थ को एक निश्चित तापमान या एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो वह पदार्थ, यहाँ पर किसी पदार्थ की जगह पर आप लिख लीजिए कि जब किसी ठोस पदार्थ को एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो वह पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। तथा वह निश्चित ताप गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। आप लोगों ने जैसे परिभाषा यहाँ पे पढ़ा, क्या लिखा हुआ है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं तो वह पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की ओर परिवर्तित होने लगता है। ये जो प्रक्रिया है इसे हम गलन कहते हैं। और जो निश्चित तापमान होता है अर्थात जिस टेम्परेचर पर एक ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है, उस ताप के मान को कहा जाता है गलनांक। गलनांक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जो लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो समझ लें, गलनांक को इंग्लिश में कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो अब जैसे कुछ उदाहरण में देख लेते हैं कि किस प्रकार से गलनांक की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। जैसे धातु के लोहे की ठोस कील से लोहे की चादर का निर्माण। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे एक लोहे का ठोस कील होती है और अगर जब हम उसे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जब उस लोहे की कीलों से मिलाकर एक लोहे की चादर बनानी होती है तो क्या किया जाता है? सबसे पहले उस कील को एक भट्ठी में, फैक्ट्री में यूज होने वाली एक बड़ी भट्ठी में वहाँ डाल दिया जाता है और एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। तो
तो वह जिस तापमान पर वह लोहे की कील द्रवित होकर पानी जैसे तरल में परिवर्तित हो जाती है, तो वे तरल जो कि अब द्रव अवस्था में होता है और वह लोहे की कील जो होती है पहले ठोस अवस्था में होती है। तो यहाँ पे गलन प्रक्रिया कार्य करती है, अर्थात ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। और जो यहाँ पर तापमान होगा, जिस तापमान पर वह लोहा पिघल कर द्रव तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, वही तापमान गलनांक कहलाता है। जैसे जब किसी बर्फ के टुकड़े को, अच्छा आप लोग बर्फ देखा होगा सभी ने, बर्फ किस चीज से बनी हुई होती है? पानी से। तो जब हम किसी पानी को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, या 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर छोड़ देते हैं, तब ये पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और जब इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है, तो यह बर्फ धीरे धीरे पानी में पुनः परिवर्तित होने लगती है। तो यह प्रक्रिया गलन की ही होती है। जब बर्फ पानी में परिवर्तित होने लगती है तो यह प्रक्रिया गलन होती है। तो आप गलन को समझ गए होंगे कि गलन में क्या होता है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि गलन प्रक्रिया में एक ठोस परिवर्तित हो जाता है, आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इस परिभाषा को भली भांति समझ रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह हम एक दूसरे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है हिमीकरण। हिमीकरण, फ्रीजिंग। हिमीकरण क्या होता है इसको भी मैं बता देता हूं। आप इसकी परिभाषा इसी परिभाषा से अपने मन से आप बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से लिखना है हिमीकरण। अच्छा, आप लोग जब फ्रिज में एक पानी की बोतल, एक पानी को बोतल में भरकर जब आप फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, उस फ्रिज में एक प्रशीतक कार्य करता है, अर्थात उस फ्रिज का तापमान कम करता है धीरे धीरे, और आपका जो पानी है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, आपने जो द्रव को, पानी एक द्रव अवस्था का पदार्थ है, जब आप किसी द्रव को एक कम तापमान वाले स्थान पर रखते हैं, अर्थात उसका तापमान क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो वह जो द्रव है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा पानी से बर्फ बन जाता है। तो आई होप आप लोग इस हिमीकरण को समझ सकते हैं। ये गलन के विपरीत प्रक्रिया है। यह भी पूछा जा सकता है कि गलन के विपरीत प्रक्रिया हिमीकरण में तापमान के साथ क्या होता है। आप बताएंगे कि वहां पर तापमान बहुत कम होता है, अर्थात ताप का मान कम किया जाता है, सामान्य तापमान से कम हो जाता है। अब हम एक तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं जिसका नाम है वाष्पीकरण। तो आप लोग नोट करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, आप इंग्लिश मत लिखिए, वाष्पीकरण देख लीजिएगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं।
अर्थात अवस्था परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को तापमान में वृद्धि के साथ गैस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जब किसी द्रव पदार्थ को, आप लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं या फिर नोट कर दे रहा हूं, जब किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर गर्म करके गैस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो जब किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर, थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग और अच्छा लिख सकते हैं, यहाँ पर एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है, या आप यहाँ पे ताप के लिए लिख सकते हैं कि ताप के मान को बढ़ाया जाता है। आप लोग जब चीज़ों को पढ़ेंगे, गर्म करने का अर्थ होता है उसके तापमान को और बढ़ाना, ठंडा करने का अर्थ होता है उसके तापमान को कम करना। तो गर्म किया जाता है तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तथा वह निश्चित ताप वाष्पान कहलाता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन में खाना पकाने के लिए क्या करते हैं कि पहले पानी को चढ़ाते हैं और फिर हम अपने बर्नर को, चूल्हे को ऑन करते हैं, और जब हमारा चूल्हा ऑन हो जाता है तो उनसे लौ निकलती है, जिससे कि वह बर्तन गर्म होता है और उस बर्तन के अंदर जो तापमान होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कुछ समय बाद यदि हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं या फिर तापमान को लगातार उच्च रखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो द्रव है वह धीरे धीरे जलवाष्प बन के ऊपर उठ जाता है या फिर उड़ भी जाता है। यदि हम पल्ले को खोल कर रखते हैं तो जलवाष्प बनकर अर्थात गैस के रूप में वह पानी परिवर्तित हो जाता है और उस पात्र से बाहर हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि पानी जो कि पहले द्रव अवस्था में था, जब हमने उस बर्तन के तापमान को बढ़ा दिया तो वह द्रव अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो गया। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। परंतु वह जो निश्चित ताप है, जिस ताप पर एक द्रव गैस में परिवर्तित, हमने वाष्पीकरण को एक उदाहरण के द्वारा समझा कि किस तरह से पानी को जब हम अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो वह जलवाष्प बनकर किस प्रकार से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब चलिए हम अवस्था परिवर्तन पर एक नई प्रक्रिया को जानते हैं जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन।
तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ऊर्ध्वपातन, और लिखिए कि जब कोई ठोस पदार्थ उच्च तापमान के कारण सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कमरे में रखे कपूर या नौसादर का वायु में विलीन हो जाना। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल तो सभी ने देखा होगा। जैसे हम अपने घर के किसी कमरे में अगर कपूर की टिकिया, जिसे सभी लोग घरों में प्रयोग करते हैं पूजा के लिए, तो वही कपूर की टिकिया को यदि हम उस पैकिंग से निकाल कर बाहर खुले में रख देते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वह टिकिया वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वास्तव में तो वह हवा से क्रिया करके वह गैस में शामिल, गैस रूप में अवस्था परिवर्तित कर लेती है। अर्थात तो जो ठोस अवस्था में जो टिकिया रखी हुई होती है वह कमरे के तापमान के कारण और स्वतः वायु के साथ अभिक्रिया करने के कारण वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ सीधे रूप से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो ये उदाहरण था ऊर्ध्वपातन का। जैसे कि जब आप लोग कभी रेलवे में यात्रा कर रहे होते हैं और जब रेलवे ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई अगला स्टेशन आने वाला होता है तो जब ट्रेन धीरे धीरे ब्रेक लगता है तो अचानक से पीछे की ओर एक लोहे जैसी महक आपको महसूस होती है। तो वह जो प्रक्रिया होती है तो लोहे की पटरी और पहिए के घिसने पर लोहे का कुछ अंश सीधे गैस के रूप में परिवर्तित होता है और उसी गैस की महक हमें लोहे की जैसी अनुभव कराती है। तो ये कुछ उदाहरण थे ऊर्ध्वपातन के। तो हमने अपने सिलेबस के अनुसार अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाओं को समझा, जैसे कि गलन, हिमीकरण, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन जैसी इन प्रक्रियाओं को जाना। तो ऐसे ही और भी अवस्था परिवर्तन के कई सिद्धांत हैं, कई प्रक्रिया हैं जिनका अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग अध्यायों में अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत इतना ही। और अब हम अपनी अगले की कक्षा में इस कक्षा के इस अध्याय के जो भी अभ्यास कार्य हैं या जो भी बहुविकल्पीय और
जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन चीज़ों को समझेंगे और अभ्यास करेंगे ताकि हम अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।